अग्निपथ और अग्निवीरों को लेकर भ्रम के तरह लोगों के बीच में थी, उनको साफ कर देने का और ये बताने का कि सरकार की मंशा क्या है, क्यों ये किया जा रहा है और अगर कहीं कोई एप्रीहेंशंस हैं तो वो क्यों नहीं होने चाहिए, ये कोशिश की गई। ये भी हम देख रहे हैं कि आरक्षण को लेकर भी कहीं जो दिमाग में लोगों के था उसको लेकर भी स्थितियां स्पष्ट करने की कोशिश की गई हैं। आपको लगता है कि अब कोई वजह नहीं रह गई है या आपको लगता है कि इसके बावजूद देश कई जगहों पर अशांत रह सकता है? मुझे लगता है कि पहला तो मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हिंसा का रास्ता आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान भी नहीं है और आपको बातचीत के जरिए जहाँ पर आपको कोई डाउट लगता है, कुछ और ज़्यादा सरकार की ओर से विषय रखने में कहीं अगर कोई कमी भी रह गई होगी तो हम उसको और बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन अग्निपथ योजना एक ऐतिहासिक निर्णय है जो देश को भविष्य में और सुरक्षित करने के लिए, देश के युवाओं को और अवसर देने की दिशा में है, देश को एक यंग आर्म्ड फोर्स बनाने की दिशा में है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 17.5 साल का युवा जब फौज में भर्ती होगा एक अग्निवीर के रूप में, 21 साल या 22 साल की उम्र में जब वो सेना में 4 साल पूरे करता है, तब तक उसके खाते में कम से कम 25 लाख रुपया उसकी सैलरी और उसके अलावा जो 11 लाख रुपए उसके पूरा होने पर आएगा, तो कम से कम 25 लाख रुपए उसके खाते में होगा। अगर वो 10वीं पास है तो उसको 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं की है तो उसको बाकी प्रावधान जो किए गए ग्रेजुएशन की ओर आगे बढ़ पाएगा। स्किल्स उसको जो अलग अलग फौज में मिलेंगे उसके कारण वो एक नई जीवन शुरू कर सकता है 22 वर्षों के बाद, 22 साल की उम्र के बाद। और इन 25% भी उसमें से अगर अगले 15 साल तक सेना में अपना योगदान दे सकते हैं, जो बाकी 75% बचते हैं, देश के कॉरपोरेट जगत ने कहा है कि हम प्राथमिकता के आधार पर मेरिट बेसिस पर उनको लेने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ा कदम कॉरपोरेट जगत ने उठाया है। देश के सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने उनको हायर करने के लिए अपनी ओर से प्राथमिकता देने की बात कही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कहा है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है उनमें भी उनको प्राथमिकता के साथ रखने के लिए जो रिजर्वेशन की बात कही है, एज लिमिट में भी जो उसमें रिलैक्सेशन दी है, ये अपने आप कदम उस दिशा में है जहां पर एक नहीं अनेक अवसर अग्निवीरों को मिलने वाले हैं। मैं भी अपने डिपार्टमेंट में सोच रहा हूं और हम लोग इसको चर्चा भी कर रहे हैं कि जब ये इतने फिट होंगे जो देश की सेना में जा सकते हैं, बहुत सारे लोग खेलों से जुड़े होंगे, तो क्या हम उनको फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या खेलों में ट्रेनिंग देने के लिए उनको भी कोई 5-6 महीने का ऐसा कोर्स करवाएं और देश भर में जो 15 लाख नौकरियां फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की स्कूलों में और कॉलेजेस में खाली पड़ी होंगी, क्या हम उनको भरने के लिए अग्निवीरों का इस्तेमाल कर पाएंगे? तो एक बहुत बड़ी सेवा ये फिट इंडिया और खेलो इंडिया की ओर हो पाएगी। और मैं आपको कहता हूँ बड़ी गंभीरता के साथ इसके ऊपर सोच रहे हैं कि इसका करिकुलम क्या हो, अग्निवीर आएँ बगैर समय गवाए, अगर हम इनको ट्रेनिंग देते हैं तो एक बहुत बड़ा अवसर होगा इन फिट युवाओं के माध्यम से। क्योंकि देखिए, जो फौज में जाता है वो एक राष्ट्रभक्ति की सोच के साथ जाता है, वो अनुशासन में जीने के लिए पहले से तैयार रहता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। मेरे परदादा फौजी थे, मेरे दादा फौजी थे, मैं स्वयं फौज में टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन के नाते पिछले 4 साल से, पहले लेफ्टिनेंट ऑफ कैप्टन के नाते सेवाएं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि फौज में अनुशासन कितना महत्व रखता है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से, हर तीसरे घर से फौजी है जी। हिमाचल प्रदेश को ये गौरव प्राप्त है कि पहला परमवीर चक्र विजेता अगर देश के कोई हुए तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल से हुए। कारगिल में सबसे ज़्यादा शहादत दी तो 53 लोगों ने शहीद हमारे हिमाचल के नौजवान हुए। 4 परमवीर चक्र में से 2 मिले तो हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार को मिला है। वहाँ पर भी जब मैंने युवाओं से बात की तो उनके 2-3 विषय थे। एक था एज में रिलैक्सेशन देने का, 2 साल से भर्ती नहीं हुई, वो कर दिया गया, 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया। दूसरा था जिन्होंने मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, फिजिकल को क्लियर कर ले, उनका रिटन टेस्ट किया जाए। हमने उनको विश्वास दिलाया कि रक्षा मंत्री जी से और बाकी सरकार में बात करके इस पर भी निर्णय किया जाएगा। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे बात की तो संतुष्ट थे कि हमारी बात पहली सुनी गई, दूसरी भी सुनने के लिए तैयार है। तो बात हिंसा से नहीं,
बातचीत करने से इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और हमने युवाओं के हितों के लिए योजना लेकर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इस समस्या का हल जल्दी होगा और देश के युवा एक बार फिर देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए जल्द से तैयार होंगे और उनकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। सर, विपक्ष का नज़रिया ये है कि किसानों के बिल के समय किसानों को भरोसे में नहीं लिया गया और नौजवानों के संदर्भ में कोई योजना लाते हुए नौजवानों को भरोसे में नहीं लिया गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अब जो कुछ हो रहा है वो कोर्स करेक्शन तब हो रहा है जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है, बीच में कोर्स करेक्शन हो रहे हैं। इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, कोई भी बड़ी योजना आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करते करते बहुत सारे विषय सामने आते हैं और उसमें सरकार अगर ये रवैया रख के चलती है कि हम खुले मन से सोचने के लिए तैयार हैं, कुछ बदलाव करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, वो भी करने के लिए तैयार हैं और युवाओं के और देश के हित में करने के लिए तैयार हैं, तो बातचीत एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन ट्रेन फूंक कर, बसों को आग लगाकर, पथराव करके, देश की संपत्ति को बर्बाद करके अगर कोई अस्पताल जा रहा होगा इलाज कराने के लिए, कोई दूसरे राज्य से दिल्ली आ रहा होगा, कोई किसी और काम से आ रहा होगा, तो उसको ये सारा सब कुछ करने से क्या किसी का भला हो पा रहा है? नहीं हो रहा जी। रास्ता फिर भी बातचीत से ही निकलता है। और मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूँ, देश के युवा जो देश की सेना में आने के लिए तैयार हैं, वो कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहते और ना ही अपनाएंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो एक एजेंडा के तहत हर उस मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई भी बदलाव ना आए, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, कृपया करके भड़काने का काम ना करें। आपके मन में कोई बेहतर सुझाव है तो एक लोकतंत्र में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप अपनी बात को आपके प्लेटफॉर्म पर रखें, मीडिया में रखें, या फिर हमें बताएं। सरकार के नाते सरकार खुले मन से हर बात पर विचार करने के लिए तैयार रहती है, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। सर, तो क्या कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि डेमोक्रेसी में जो तरीके हैं अपना विरोध प्रकट करने के, उसके ज़रिए जैसे किसान बिल के संदर्भ में कई राउंड्स की बातचीत हुई और उसके बाद उनको ऐसा लग रहा था कि नतीजा नहीं निकल रहा है, उन्होंने कहा कि आंदोलन को हम और तेज़ करेंगे। उसी तरीके से यहाँ क्या कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि वो तरीके कारआमद उनके लिए नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये दूसरे तरीकों को अख्तियार करें? देखिए, मैं स्वयं जब विपक्ष में था, सांसद होते हुए भी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते हुए, कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ शायद जितने प्रदर्शन मैंने किए होंगे, संसद घेराव से लेके राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा, कश्मीर, कलकत्ता से कश्मीर तक ले जाने के, लेकिन हमने किसी की ट्रेन नहीं फूकी, कभी बसों को आग नहीं लगाई। आवाज़ उठाते थे, पानी की बौछार खाते थे, लाठियां खाते थे, लेकिन आगजनी नहीं की। अपनी आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक उठाते थे। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार आपको है, लेकिन सरकारी संपत्ति को आग लगाकर नहीं है, बातचीत के जरिए भी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनके माध्यम से कर सकते हैं, राज्यपाल महोदय के माध्यम से, वहाँ के स्थानीय मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, या केंद्र के मंत्री जो उनके माध्यम से भी अपने जो भी आपके मन में विचार है आप रख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, लेकिन हिंसा मत कीजिए। आप अपने विचार रखिए, आप क्या बदलाव चाहते हैं। मैंने आपके सामने रखा, मैं अपने हिमाचल में गया, 100 लोग विरोध कर रहे थे, मैंने कहा आप में से कितने लोग बात करेंगे? 5-10 जो भी हैं आ जाइए, बात करते हो। आए, बैठे, बात की, कोई हिंसा नहीं हुई जी। हमने आधा घंटा बैठ के बात की, वो भी संतुष्ट गए, मैं भी संतुष्ट आके फीडबैक देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो प्रयास हमारी ओर से भी होना चाहिए और उनकी ओर से भी होना चाहिए।